यानी मुनीर अमेरिका की तरफ से ईरान के अंदर जासूसी करने के लिए गया था। इजराइल को अमेरिका को उसकी लोकेशन पता चल जाए, ये करने गया था ये शख्स, ये पाकिस्तान, ये अमेरिका का चमचा मुनीर। अगर एक सर्विंग प्रेसिडेंट पागल हो जाए, अच्छा, मानसिक संतुलन खो बैठे, तो आप उसको हटा सकते। उसका चेकअप कौन करवाएगा, कौन करेगा उसका चेकअप? ये अमेरिका के लोगों के हाथ में है। अपने F-16 और 10,000 सैनिक सऊदी अरब में क्यों भेज दिए इन्होंने पाकिस्तान ने? कि ईरान को इतना परेशान किया जा रहा है कि वो डेंजरस मूव करे। यही बात कही जा रही है कि भाई दुखती रग एप्स्टीन फाइल्स ही है। कि अपने आप को प्रेसिडेंट नहीं भगवान समझ बैठा है, मैं यीशु मसीह हूँ। हाँ, तो आपको लग रहा है कि सेकंड राउंड का भरोसा करेंगे, वो भी तब सर जब फर्स्ट राउंड की मीटिंग करने के बाद फ्लाइट, फिर बस, फिर ट्रेन, और जैसे तैसे जो डेलीगेशन था ईरान का गया था क्योंकि उनको खतरा था कि भाई हमें को उड़ाना दें। तो अभी भी दुनिया उम्मीद कर रही है कि भाई खलासी करे ये आदमी, इसको जो अपनी छाती पीटनी है कि मैं जीत गया, बहादुर हो, जैसे मैंने इसको भी मसल दिया। ये जो ड्रॉ हो गया मैच, उसको आप जीता हुआ दिखाना चाह रहे हो कि देखो बातचीत करने को राजी है, देखो बातचीत करने को राजी है, मर गया मर गया मर गया, मैंने मारा। एक बंद करेगा बाबल मंदिर, दूसरा वो जो है न्यूक्लियर टेस्ट कर सकता है। ईरान और अमेरिका इजराइल के युद्ध में अब आगे क्या होने वाला है? क्या सीज फायर की टाइम और एक्सटेंड होगी जो 2 हफ्ते की पहले तय की गई थी, या फिर उससे पहले कोई डील हो जाएगी अमेरिका और ईरान के बीच में? डील होगी तो किसकी और किन शर्तों पर होगी? या ना तो डील होगी ना सीज फायर एक्सटेंड होगा। एक बार फिर से छोटे से ब्रेक के बाद अमेरिका इजराइल ईरान पर टूट पड़ेंगे और ईरान की तरफ से मुंहतोड़ जवाब उनको दिया जाएगा। हालात कैसे बनते दिखाई दे रहे हैं? भारत की खामोशी के क्या मायने हैं? पाकिस्तान की तरफ से मुनीर और शहबाज क्यों उछल कूद मचा रहे हैं? इजराइल, नेतन्याहू, चाइना और रूस इस वक्त पूरे घटनाक्रम को कैसे देख रहा है? बहुत सारे सवाल हैं ईरान अमेरिका इजराइल युद्ध को लेकर। इसलिए नवभारत टाइम्स पर आज हमारे साथ बहुत ही खास मेहमान जुड़ चुके हैं एनबीटी पॉडकास्ट में। हम उनका स्वागत करेंगे। मेजर जनरल रिटायर्ड श्री जीडी बख्शी सर का बहुत बहुत स्वागत है। बख्शी सर, थैंक यू, धन्यवाद, आभार। सर, ये लग रहा है कि अभी ट्रंप के कलेजे को ठंडक नहीं पहुंची है, बड़ी अभी भी उनके हाथ में खुजली है, क्योंकि ये खबर आई कि हॉर्मुज टिल सीज फायर जो 2 हफ्ते का है, ईरान दुनिया के सभी जहाजों के लिए खोल रहा है। उसी के बाद फिर ट्रंप की तरफ से ताबड़तोड़ ट्वीट आते हैं, मीडिया को उनके बयान सामने आते हैं कि भाई सीज फायर एक्सटेंड नहीं करूंगा, उससे पहले डील कर लो, नहीं तो बमबारी करनी पड़ेगी। मतलब अभी ठंडक नहीं पहुंची है उनको। नहीं, देखिए, मुझे तो ट्रंप साहब की दिमागी हालात, कॉग्निटिव और मेंटल डिक्लाइन पर मुझे क्या पूरी दुनिया को अब बहुत शक हो रहा है। ये इंसान इलॉजिकल है, और ये पूरी कोशिश, ये जब भी पीस टॉक का ड्रामा करते हैं उसके बाद ये उसको इस्तेमाल करते हैं सांस लेने के लिए, ताकि इनकी थकी हारी फौजें कुछ उनको रिप्लेनिशमेंट हो जाए, उनके जो एक्सपेंडिचर हो गया है इंटरसेप्टर मिसाइल्स का, प्रिसिशन गाइडेड म्यूनिशंस का, खाली हो गए तकरीबन। डिस्ट्रॉयर उनको ले जाना है किसी पोर्ट पे, रीलोड करनी है, वर्टिकल लॉन्च ट्यूब्स डिस्ट्रॉयर्स की, अब क्रूजर्स की, तो ये वो तैयारी में लगे हुए हैं। ठीक है, क्या ये सिंसियर हैं इस सीज फायर के बारे में? अब यहाँ एक विरोधाभास आता है। देखा जाए तो इस वक्त डोनाल्ड ट्रंप डेस्परेट है, क्योंकि उनकी ना केवल दुनिया की इकोनॉमी भाड़ में जा रही है, इस शख्स को कोई रत्ती भर फर्क नहीं पड़ेगा। ये तो समझेगा कि दुनिया की इकोनॉमी में अगर मेरी कुछ फायदा हो जाए दुनिया की इकोनॉमिक तबाही में, तो मैं उसको इस्तेमाल करना चाहूँगा। और इन्होंने पाकिस्तान का बखूबी इस्तेमाल किया है ईरान को लल करने के लिए इनटू दिस फीलिंग, क्योंकि ये टैक्टिकल सरप्राइज गेन करना चाहते हैं जब ये दोबारा हमले शुरू करें। ठीक है, टैक्टिकल सरप्राइज गेन करना चाहते हैं। और क्या ये सिंसियर है? सिंसियरिटी तभी दिखेगी जब सीज फायर एक्सटेंड होगा। सीज फायर एक्सटेंशन से ज्यादा एक इन्होंने हॉर्मुज की वो लगा दी है नाकेबंदी, और उसको ये हटाने का नाम ही नहीं ले रहे।
दूसरे से हटवा लिया। इन्होंने पाकिस्तान को भेजा, भाई क्या बातचीत हो जाएगी। जहां इनको पाकिस्तान से सिग्नल मिला, हाँ जी ये दे आर एमिनेबल, ठीक है साहब, लगता है काफी मार पड़ चुकी है। ईरान की सेंट्रल बैंक ने ओके। कहा है कि हमको 12 साल लगेंगे कंट्री को रिकंस्ट्रक्ट करने के लिए, और हम उसके बीच में सारे अपने एक्सपोर्ट बंद कर रहे हैं, सब कुछ इनवर्ड ड्रॉ कर रहे हैं, क्योंकि अब हमको इनवर्ड डैमेज रिपेयर करना होगा। इकोनॉमी विल हैव टू लुक इनवर्ड्स, ठीक है। तो वो एक्सपोर्ट ही बंद कर रहे हैं, ठीक है। अब ये जो इनवर्ड टर्निंग सिग्नल है ना, सैनिक इतिहास के जरिए के मुताबिक ये एक बहुत खतरनाक सिग्नल है। ये देखिए, मैं आपको इसका एक मिलिट्री पैरेलल देता हूँ जी। मिलिट्री पैरेलल बहुत जरूरी समझने के लिए। जापान, जुलाई 1941, सारा तेल अमेरिका देता था, और अमेरिका ने पूरा तेल रोक दिया, ब्लॉकेड लगा दिया इकोनॉमिक जापान का। जापान ने नाटक किया कि भाई हम नेगोशिएट कर रहे हैं, लेकिन वो समझ गए कि हमारी तबाही तो तय है। तो जितना हम नुकसान दे सकते हैं हम कर लें उसके पहले, ठीक है। ठीक है साहब, क्योंकि हमारी ये जहां इन्होंने तेल हमारा रोक दिया, हम गए काम से। पर्ल हार्बर हो गया। जुलाई के महीने में तेल रोका, और उन्होंने फर्स्ट दिसंबर 1941 पर्ल हार्बर का हमला करके हिला दिया, अमेरिका के सारे बैटलशिप सिंक कर दिए। और ये किस्मत उनकी अच्छी थी साहब कि ये डीकैपिटेशन स्ट्राइक में उनके एयरक्राफ्ट कैरियर नहीं थे, नहीं तो अमेरिका पहली वार में हार गया था, ठीक है। और फिर आप सब जानते हैं न्यूक्लियर दर्जे तक वो लड़ाई गई। तो ये जो ईरान को कॉर्नर करने की, ह्यूमिलिएट करने की कोशिश, इज्जत आबरू के ऊपर हाथ लगाना, ये देखो साहब मर गए, ये हो गया और मैंने नहीं हटाया, इसको मैंने मजबूर कर दिया। मतलब जो पाकिस्तान का नाटक आपने किया, आपने पता कर लिया मंशा क्या है कि हाँ ये वो करना चाहते हैं, सीज फायर करना चाहते हैं, तो इसका मतलब कमजोर है, मैं नहीं करूंगा। ओके, ठीक है। उन्होंने हॉर्मुज भी ओपन करने का ऐलान कर दिया, फिर आप ये वैसी बात कर रहे हैं। जब उन्होंने हॉर्मुज ओपन करने का ऐलान, इन्होंने पाकिस्तान के थ्रू प्रेशर डलवाया। चीन भी कह रहा था हाँ यार कर लो, रूस भी कह रहा था कर लो, लड़ाई बढ़नी नहीं चाहिए, नहीं तो ये बहुत बढ़ सकती है। तो डोनाल्ड ट्रंप ने नाटक कर दिया कि दुनिया को दिखाने की कोशिश की कि देखो मैंने हरा दिया, देखो मैंने इनके घुटने टिका दिए। और घुटने टिका दिए जब आप बोलोगे तो फिर साहब वो जो रिटेलिएट करेंगे, उन्होंने भी बोल दिया भैया ये जो हम दे रहे हैं कंसेशन, ये 22 अप्रैल तक है, जब तक सीज फायर चलेगा। जहां सीज फायर खत्म होता है सब, ऑल बेट्स आर ऑफ, एवरीथिंग इज बैक टू स्क्वायर वन, एंड वी विल स्टार्ट हिटिंग। लेकिन और मेरा ख्याल ये है कि इसको बोलते हैं द एंट्रैपमेंट सिंड्रोम, कि एक कंट्री जब ट्रैप्ड फील करती है, ठीक है, और जैसे कि जापान ट्रैप्ड फील कर रहा था, तो फिर वो कोई बड़ा डेंजरस मूव करती है। ओके। और मुझे पूर्ण विश्वास है, मेरा अंदेशा है, विश्वास तो क्या, अंदेशा है कि ईरान को इतना परेशान किया जा रहा है कि वो डेंजरस मूव करे। अब सवाल है डेंजरस मूव क्या हो सकता है। नंबर 1 मूव, ईरान और हाउतीज मिलकर रेड सी सुएज कैनाल रूट को ब्लॉक करते हैं, बाबल मंदेब की स्ट्रेट को ब्लॉक करते हैं। पहला तो ये मूव होगा, ठीक है। और मतलब आप देखिए कि 22% दुनिया का एनर्जी तेल गल्फ ऑफ हॉर्मुज से आता है, वो ब्लॉक है। एक ईरान ने ब्लॉक है, ईरान ने हटाया, अमेरिका ने ब्लॉक कर रखा है, ठीक है। और दूसरा है 12% तेल आता है ये रास्ते, कौन से रास्ते, बाबल मंदेब, रेड सी सुएज कैनाल, इसके रास्ते आता है। तो अगर ये दोनों बंद हो गए, 32% तेल दुनिया का ऑफ द टेबल, खल्लास। अमेरिका की, डोनाल्ड ट्रंप की नई सोच है, मैं तो प्रॉफिट बनाऊंगा। मतलब इस चटक चार्ली को हर चीज में प्रॉफिट ही दिखता है, ये ट्रेडर ज्यादा और प्रेसिडेंट कम है, ठीक है। और ये कह रहा है कि सब दुनिया मेरे से, देखो सारे टैंकर, खाली टैंकर मेरे यूएस में आ रहे हैं, अब मैं प्रॉफिट बनाऊंगा, मैं प्रॉफिट बनाऊंगा। भाईजान आपके पास दुनिया का 16% ऑयल है, अगर 32% ऑयल खत्म कर दिया तो आपका 16% ऑयल
किसको दोगे, कब तक दोगे, खुद भी तो चाहिए। सबसे ज्यादा बड़े कंज्यूमर आप ही हो दुनिया सबसे में। बड़े कंज्यूमर आप हो दुनिया में, क्योंकि सबसे ज्यादा गैस हंगरी इंटेंसिव कंजम्पशन, एनर्जी इंटेंसिव कंजम्पशन आपका है। आपने ड्रिल बेबी ड्रिल करके तेल तो बढ़ा दिया कि आप कुछ एक्सपोर्ट कर सकते हो, लेकिन जो 32% दुनिया का तेल आप गायब कर दोगे, हटा दोगे, ऑफ द टेबल कर दोगे, तो आप 16% से उसको कैसे मेकअप करोगे? कैन यू सेल टू द होल वर्ल्ड? नहीं, वो तो अपने पास रखेंगे। वो तो थोड़ी देर के बाद आप थोड़ा बहुत नाटक कर दोगे कि मैंने बेच दिया, पैसे प्रॉफिट कमाया, 5 गुना ज्यादा दाम पे बेचा, दुनिया की तबाही का मैंने पूरा फायदा उठाया, ठीक है, 5 गुना ज्यादा दाम पे बेचा, क्योंकि सबसे पहले इनके ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट मैक्सिमम है, खासकर एशिया के लिए, खासकर यूरोप के लिए। वो तो बहुत दूर पड़ता है, बहुत दूर पड़ता है। बहुत दूर पड़ता है। नजदीकी सारे सोर्स आपने बंद कर इस पॉइंट पे और थोड़ा डिस्कस करेंगे, लेकिन सर आपने कहा कि ट्रंप बहुत सिंसियर और सीरियस नजर नहीं आ रहे, लेकिन ट्रंप ने तो ये तक कह दिया कि भाई मैं तो खुद पाकिस्तान जाऊंगा, आई एम विलिंग टू गो टू पाकिस्तान, इस्लामाबाद टॉक्स में अगर सब कुछ फाइन हो जाता है तो वो तो ये तब तक ये कह तो उनकी रहा तरफ था, से सिग्नल है। ये तब तक कह रहा था जब तक कि पाकिस्तान के मुनीर साहब, इसके जो पालतू कुत्ते हैं, वो वहां नहीं पहुंचे थे। अच्छा। ईरान में, जहां उन्होंने ईरान से सिग्नल दिया कि हाँ साहब ये बातचीत के लिए तैयार है, तो डोनाल्ड ट्रंप के सुर ही बदल गए। You see, instead of reciprocating, showing relief, showing this thing, ये दुनिया को ये नाटक करने में लग गया है, और इस नाटक में दुनिया मर जाएगी। यानी मुनीर अमेरिका की तरफ से ईरान के अंदर जासूसी करने के लिए गया था। मैं बिल्कुल जासूसी करने के लिए गया था। वो पहले सारी मीडिया में रिपोर्ट्स आई थी कि वो कोशिश कर रहा है कि मैं अरागची खमेनी से, मैं क्या कहते हैं, जो मुस्तफा खामनी से मुलाकात करने की भी मुलाकात करूंगा, नहीं करने दी गई है। और उसका मतलब क्या था? इजराइल को, अमेरिका को उसकी लोकेशन पता चल जाए जहां वो बॉम्बिंग ऑफेंसिव शुरू करते हैं, पहले मुस्तफा खमैनी को मार डालें। ये करने गया था ये शख्स, ये पाकिस्तान, ये अमेरिका का चमचा मुनीर, आसिम मुनीर, मुल्ला मुनीर, ये करने गया। ऐसा मुल्ला है ये, ठीक है, कि मैं जाके बहाना करूंगा कि साहब मैं तो उनसे टॉप लीडरशिप का मन जानना चाहता हूँ, उनका ध्यान, उनका क्या रवैया है। अगर ऐसा करने में कामयाब तो बच जाएगा ऐसा करके। अगर ऐसे करने में वो उसकी मुलाकात हो जाती मुस्तफा खमैनी से, तो मुझे तो खमैनी की जान पे खतरा लगता। नहीं तो मुनीर और पाकिस्तान बच जाता क्या, या जाके बैठ जाता अमेरिका में? ये तो कहीं में ना कभी इसको अमेरिका जाना ही पड़ेगा। परिवार तो वही है, परिवार तो पहले भेज दिया है, ठीक है साहब। और ईरान भी इसकी दगाबाजी ध्यान से देख रहा है, समझ रहा है, और वो इतने बेवकूफ नहीं है कि उनको मतलब समझ ना आए कि आपकी मंशा क्या है, आप ड्रामा क्या कर रहे हैं, सिंसियर एक्टिंग कर रहे हैं, जाके वर्दी डाल के वहां पहुंच जाते हैं, और वहां जाके सिविल सूट में मिलते हैं इसको, ये क्या कहते हैं, वांस को, जेडी वांस के सामने सिविल ड्रेस में है। पाकिस्तान में जब इस्लामाबाद में वांस आए सिविल ड्रेस में, मुनीर साहब पहुंचे, और जब उसके बाद कराची पहुंचते हैं तो फिर ये अपनी फौज की वर्दी में पहुंचते हैं। और ये तेहरान भी जब गए, तेहरान में भी जाने के बाद ये वर्दी से ही उतरे, हाथ में जो आपका केन वगैरह होती है, तो वहां पर भी पहुंचे। डिप्लोमेसी के लिए आप बातचीत के लिए जा रहे हैं और आप वर्दी में जा रहे हैं, क्या मतलब सर? इसका क्या संदेश, क्या देना चाह रहे थे? डराना चाह रहे थे, भड़काना चाह रहे थे, क्या समझ? वही तो संदेश ये है कि मैं अमेरिका का संदेश वाहक हूँ, मेरे से डरो, खौफ करो, ये करो, वो करो। और असली मकसद था कि मुस्तफा खमैनी की लोकेशन ढूंढना, उससे मुलाकात करना। इसको फॉलो कर सकते हैं, ये बस घड़ी डालने की। आपको याद है इन्होंने प्रेजेंट की थी घड़ियां, पूर्व सेनाध्यक्ष राष्ट्रपति थे शायद, वो कमांडर आई थिंक, घड़ी प्रेजेंट की थी। पता चला कि साहब वो घड़ी के जरिए मॉनिटर कर रहे थे उसकी लोकेशन कहाँ गया, और उसके पेजर से इजराइल ने उसके ड्रोन से एक्सीडेंट कर दिया, वो हेलीकॉप्टर का सो कॉल्ड एक्सीडेंट, मरवा दिया उसको। तो ये कोई नाटक करते, वहां जाके कोई घड़ी शड़ी देते मेरे ख्याल उनको पहनने के लिए, जैसे कि पहले इन्होंने दी है। बिल्कुल विश्वास के लायक नहीं है, ये सांप सर्प है ये पाकिस्तान का देश। अब देखिए ईरान का इन्होंने मतलब एक किस्म से आश्वासन वहां से लिया कि हाँ जी हम पीस टॉक को तैयार, अगर डोनाल्ड ट्रंप आ रहे हैं, क्योंकि उनको अच्छा लगा
कि एक सेपरेट सीज फायर हो गया है ईरान इजराइल और लेबनान के बीच, जो कि एक शुरू से कह रहे थे कि वहां सीज फायर होना चाहिए। इन्होंने कहा क्योंकि आपने हमारी वो शर्त मानी है तो हम जो है हॉर्मुज को डिक्लेयर ओपन करते हैं जब तक सीज फायर चलता है। 22 अप्रैल मतलब 5 दिन रह गए, ठीक है, 5 दिन रह गए। सीज फायर उन्होंने भी दे दिया, मतलब उनका भी कॉशन दिख रहा है। और जैसे ही सीज फायर बोला, डोनाल्ड ट्रंप का तमाशा देखने वाला था, मार दिया, मर गए, पीट हेग्सेथ, वो कुछ नहीं कर सकते, वो ये नहीं कर सकते, हमने खत्म कर दिया है, खल्लास कर दिया है, मतलब हमारी तैयारी पूरी है हमले के लिए। ये हरामखोरी है साहब। आप किसी को पीस टॉक में 3 बारी यही ड्रामा हमने देख लिया। अब भी हम उम्मीद करेंगे कि इस पागल शख्स को कुछ सन्मति दे भगवान और ये खत्म कराए, नहीं तो दुनिया की इकोनॉमिक तबाही आ गई है। अभी जो है आपकी प्राइसेस चढ़ रही हैं, फिर शॉर्टेजेस होंगी और फिर कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द इकोनॉमी। ये 3 स्टेज है तबाही के। पहला स्टेज होता है आपको प्राइसेस चढ़नी शुरू हो जाती है, क्योंकि कमोडिटी जब लिमिटेड है और उसको चाहने वाले बहुत हैं, इन्फ्लेशन काफी हो जाएगा, हाई प्राइस इन्फ्लेशन होती है, प्राइस राइज होती है, जो कि इस वक्त हो रही है। ये पीस टॉक्स ने उनको डाउन किया था, मंदी लाई थी, इस शख्स ने उसमें अड़ंगा नहीं, किया। लेकिन न्यूज ये आई है अभी कि हालांकि ऑफिशियल नहीं है अभी, लेकिन पाकिस्तान में फिर से मीटिंग हो सकती है। अभी तक कमिटमेंट अमेरिका और ईरान की तरफ से है, लेकिन सेकंड राउंड की लग रहा है कि मीटिंग हो सकती है। तो एक तरफ मुनीर जासूसी करने के लिए ईरान जाता है और ईरान के सामने वो एक्सपोज भी हो गया है कि वो लोकेशन मुस्तफा खामनेई की पता करने गया है। तो आपको लग रहा है कि सेकंड राउंड का भरोसा करेंगे वो भी तब सर जब फर्स्ट राउंड की मीटिंग करने के बाद फ्लाइट, फिर बस, फिर ट्रेन और जैसे तैसे जो डेलीगेशन था ईरान का गया था, क्योंकि उनको खतरा था कि भाई हमें को उड़ाना दें। नहीं, बिल्कुल। पिछली बार कहा जा रहा है कि ईरान ने अपने F-16 फाइटर एस्कॉर्ट उनके जहाज के लिए और अमेरिका ने, एवैक टैंकर, ना 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 ना, अच्छा, इजराइल पाकिस्तान ने, पाकिस्तान ने ईरान की डेलीगेशन को सिक्योरिटी देने के लिए वो एस्कॉर्ट भेजा था, ईरान के अंदर की, वहां से भाई एस्कॉर्ट करके हमारे F-16 जहाज वो जो लाएंगे शोशेबाजी और होती है पूरी दिखाने की। शोशेबाजी हाँ। करी कि आपकी, क्योंकि उनको तो ये है कि ये ऐसे ऐसे नीच लोगों का क्या भरोसा, पीस टॉक के लिए बुलाए मरवा दें। यानी कमीनों का, जैसे कि ना पागल कुत्तों का बिहेवियर है ये। पीस टॉक के लिए बुलवाओ, मरवा दो। तो अभी भी दुनिया उम्मीद कर रही है कि भाई खलासी करे ये आदमी, इसको जो अपनी छाती पीटनी कि मैं जीत गया, माधुरो जैसे मैंने इसको भी मसल दिया। मसला असला तो सिर स्वाह है, पूरी दुनिया ने देखा है कैसे मसला है। प्रॉब्लम यह है कि मुझे एक शक पड़ रहा है कि ये पीस टॉक ईस्टॉक शायद नहीं करेंगे, अगर करेंगे तो ड्रामा करेगा। और इजराइल ईरान ने पिछली बार भी जब मना कर दिया, इस बार फिर मना कर सकता। अगर आप उसकी इज्जत आबरू पे हाथ लगाओ, वो लड़े किस लिए? अपनी इज्जत के लिए लड़ गए, उनको मालूम था कि नुकसान होगा। तो इसका मतलब तो फिर युद्ध फिर से हो जाएगा। इसका मतलब युद्ध फिर हो सकता है। मुझे तो बहुत अंदेशा है कि जिस तरह की हरकतें ट्रंप साहब कर रहे हैं, वो सीज फायर केवल नीचा दिखाने के लिए कर रहे हैं। दुनिया जो मतलब ये पीस टॉक का ड्रामा कर रहे हैं नीचा दिखाने के लिए, बेइज्जती करने के लिए, एंड चांसेस कम है। फिर भी होपिंग अगेंस्ट, कहते हैं दुनिया उम्मीद पे जीती है। तो हम लोग इसी का इंतजार कर रहे हैं कि भाई अब तू खत्म कर, तेरा नाटक शुरू तैने किया था, बेमतलब का था, तेरे को कख नहीं हासिल हुआ है, कख नहीं हासिल हुआ मान है। ले इस बात को। ये और रेजीम चेंज, उसका बेटा आ गया जो कि उससे ज्यादा कट्टर है, क्योंकि वो यंगर है, क्योंकि उसकी फैमिली मार डाली है आपने। तो वो को आपकी तरफ बड़ा प्रो अमेरिका होगा क्या? बकवास करते हैं। तो ये बात जरूर है कि आपने ईरान का नुकसान काफी किया है। अरे जवाब में उसने आपका नुकसान कम नहीं किया, जो आप दुनिया भर से छुपा रहे हो कि 13 पे अटक गई है सुई। 13 आदमी हमारे शहीद हुए हैं, बाकी सब घायल हुए हैं, अस्पताल में मर गए। धीरे धीरे उनकी फैमिली को बता दिया जाएगा। 200-250 के करीब इनकी कैजुअल्टी हुई है अमेरिका की। अच्छा, आप लिख के ले लीजिए। वो जो 380 घायल बता रहे हैं, उनमें से बहुत सारे बेचारे मुझे लगता है जा चुके, परलोक से धार चुके।
तो ये अपने लोगों से छुपा रहे हैं। लेकिन आप अपने लोगों से ये चीज छुपा नहीं सकते। ये चीज छुपा, देखिए बहुत विरोधाभास है इस वक्त, बहुत विरोधाभास है। अमेरिकन से छुपा नहीं सकते कि तेल की कीमत यूनाइटेड स्टेट्स में $2 प्रति गैलन थी लड़ाई के पहले, आज के दिन $5 के करीब पहुंच रही। आप छुपा नहीं सकते कि इन्फ्लेशन अमेरिका में 2.6% पे थी, आज 4.5% पे पहुंच रही है और चढ़ेगी। कि फूड प्राइसेस बढ़ रही हैं, कि अमेरिका में फर्टिलाइजर का कॉस्ट 42% से बढ़ गया है। इलेक्शन मई के अंदर है, प्रिलिमिनरीज मई के इलेक्शन नवंबर में है और प्रिलिमिनरीज मई में शुरू हो रही है। तो तुम्हारी एक पार्टी भी तो है। अबे तेरे को अगली इलेक्शन नहीं जीतनी, तू तो खलास हो गया, तेरा तो बंटाधार हो गया, ठीक है, लेकिन तेरी पार्टी भी तो रो रही है, मर रही है कि साहब अरे कुछ तो करो, कुछ तो करो, हमारा तो कल्याण करो, बंद करो ये पागलपना, बहुत लोग मरवा दिए, ये भी प्रेशर है। अच्छा, ये नाटक खूब अच्छा करते हैं, टेलीविजन पे आके दिखाना चाहते हैं कि प्रेशर तो है, हाँ, लेकिन मैं प्रेशर मतलब में नहीं हाथी के आया। दांत खाने के कुछ और, दिखाने के खाने कुछ की और। कुछ और, दिखाने की कुछ और, अंदर से डेस्परेट है कि हो जाए, खत्म हो जाए, मेरी भी जान छूटे, पिंड छूटे। अच्छा। लेकिन जहां पिंड छूट रहा है हाँ। तो आप उसको, अपनी हार को, जो आप नहीं, ये जो ड्रॉ हो गया मैच, उसको आप जीता हुआ दिखाना चाह रहे हो कि देखो बातचीत करने को राजी है, देखो बातचीत करने को राजी है, मर गया मर गया मर गया, मैंने मारा मैंने मारा। एक ये और एक इसका वो बंदर मुनीर। ना, एक बंदर मुनीर, मुनीर तो सांप है आस्तीन का, पीट वो है हेक्सेथ। पीट हेग्सेथ पीट हेक्सेथ। है, वो अपनी छाती पीट रहा है गुरिल्ला जैसे, अटिल्ला द हन जैसे। अबे रहने दे बे, तेरे को लड़ना अड़ना खा, हमने देख लिया कितनी काबिलियत है। सारी दुनिया को तुम्हारी, तुमने अपनी जग हसाई कराई, आपने अपनी जो सारा मिलिट्री प्रेस्टीज डाउन कर दिया। छुपा के रखते तो ठीक था, पता नहीं था लोगों को एक्सपोज हो गए। कि कितना आपने एक्सपोज कर दिया है। 48 दिन आप कख नहीं कर पाए, ठीक है, 48 दिन में वो ही वॉकड आउट ऑफ द टॉक द लास्ट टाइम। अब क्या क्या चाहते हो आप, उसको इतना प्रोवोक करना चाहते हो कि अपनी इज्जत आबरू दिखाने के लिए आप डोनाल्ड ट्रंप बातचीत करें और वहां से वो वॉकआउट हो जाए। ये अपने F-16 और 10,000 सैनिक सऊदी अरब में क्यों भेज दिए इन्होंने पाकिस्तान ने? क्या एहसान, या ये $5 अरब के लिए। अच्छा, तो किराए पर मिलती है? ये कोई पहला देश होगा जिसकी सेना किराए पर बिकती है? ये पूरा देश किराए पे है, सेना तो छोड़ दीजिए, अच्छा। पूरा देश किराए के ऊपर है। देखिए यूएई पाकिस्तान से बहुत चिढ़ गया है, उसने $3.5 अरब का लोन दिया था, कहते हैं वापस कर दे, हम नहीं एक्सटेंड करेंगे, या तेरा इंटरेस्ट नहीं पे हो रहा, ये नहीं हो रहा, वो नहीं है, तो हमारा लोन वापस कर। लोन वापस कर, कहाँ है पैसे पाकिस्तान के पास? सऊदी अरब देगा। सऊदी अरेबिया और यूएई में खूब तनातनी है, ठीक है, दोनों compete कर रहे हैं इन्फ्लुएंस के लिए मिडिल ईस्ट में। सऊदी अरेबिया ने बोला कि हम $5 अरब देंगे, 3.5 उसको दे देना, बाकी $2.5 अरब तेरी भीख के कटोरे में। लेकिन जरा यहाँ पे तूने कहा था हमसे, सिक्योरिटी एग्रीमेंट किया था, एनी अटैक ऑन सऊदी अरेबिया इज एन अटैक ऑन पाकिस्तान। तो ये करेंगे क्या लेकिन, ये फौज और वहां पर क्या कह रहे आपको? भेज भी दिए, नहीं, भेज तो दिए, लेकिन करेंगे क्या वो सऊदी अरब में? क्या आपको लग रहा है कि वो सिर सुहा करेंगे, पैसे कमाएंगे, वापस आ जाएंगे, लड़ने का दम है नहीं, अगर ईरान से। अगर ईरान ने अटैक कर दिया? नहीं नहीं, ईरान से लड़ने का दम है वो, और 13,000 की फौज क्या कर लेगी? अरे 10, 15, 20 हजार अमेरिका के सैनिक कुछ नहीं कर पा रहे। अमेरिका का अंदाज है कम अज कम हमको 3 से 5 लाख सैनिक लगाने पड़ेंगे, तो 13,000 क्या कर लेंगे? कहा जा रहा है कि वो वो तो सिक्योरिटी प्रोवाइड करेंगे, या वो यमन पे अटैक करेंगे, रेड तो सी में जाने की बात कही जा रही है। मरेंगे, मरेंगे। 13,000 सैनिक को मरवा दोगे, और तुम्हारे 16 F-16 क्या करेंगे, जहां अमेरिका के F-35 सिर सवा कर सके 3 महीने हाउतीज का। क्या किया? F-35 कुछ नहीं कर सका, तो पाकिस्तान के F-16 तैयारे कुछ कर लेंगे। हमने देखा था उनकी काबिलियत कितनी है, ये ऑपरेशन सिंदूर में भागते फिर रहे थे, कराची पहुंचा दिए थे बचाव के लिए कि कहीं शूट डाउन ना हो जाए, खत्म ना हो जाए, हमारे S-400 से बहुत डरे हुए थे, ठीक है। तो ये देखिए,
मैं अभी भी दुआ करूंगा कि भगवान इसको सन्मति सद्बुद्धि दे। दे। प्रॉब्लम ये है कि अपने आप को प्रेसिडेंट नहीं भगवान समझ बैठा है कि मैं यीशु मसीह हूँ। हाँ, ये इसने अपने निकाल दिए। वो तो फोटो भी आ दुनिया गई का इसकी। दबाव पड़ा उतार में, तो अगले दिन उतारना पड़ा वो पोस्ट। हम्म। ही हैड टू रिमूव दैट पोस्ट। लेकिन ड्रामा इसने पूरा किया है। बयान दे ही रहा है। फिर इसने अगला पोस्टर निकाला कि यीशु मसीह का मैं हम्म खास खासम खास हूँ, हम्म वो मुझे हक कर रहे हैं। अबे अपना आचरण देखा है? और भगवान यीशु मसीह का आचरण देखा? वो संत थे, और तू, तेरे खिलाफ तो क्या क्या नहीं बोला गया यार। एप्स्टीन के क्या क्या चार्जेस हैं तुम्हारे ऊपर, जो कि एक आम इंसान मतलब हक्का बक्का रह गया। यहाँ कंजक पूजी जाती है, और यहाँ ये 13 साल की बच्चियों का ये यौन शोषण करने का इनके ऊपर आरोप। सर, यही बात कही जा रही है कि भाई दुखती रग एप्स्टीन फाइल्स ही है ट्रंप की, और ये नकेल जो है असली, जो लगाम जो है वो नेतन्याहू के पास है। क्या इसमें सच्चाई है? और नेतन्याहू जो 10 दिन के लिए लेबनान के साथ सीज फायर के लिए तैयार हुए हैं, और अमेरिका और ईरान की क्या वो डील होने देंगे? क्या वो सीज फायर होने देंगे परमानेंट तौर पर? नेतन्याहू के रोल को कैसे आप देखते हैं? इलेक्शन अक्टूबर में वहां भी होना है इसराइल माफ में। कीजिए, कौन सा सीज फायर इजराइल ने आज तक माना? कौन सा सीज फायर माना? सीज फायर होता है वो दोबारा बॉम्बिंग शुरू कर देते हैं। 5 दिन नहीं, अभी 4, जो 8 अप्रैल से चल रहा है, तो उसके बाद तो उसने ईरान पर तो कम से कम अटैक नहीं किया है। क्योंकि वहां से अमेरिका का प्रेशर था ना कि भाई अब हमारी इकोनॉमी में तबाही हो रही है। लेकिन मुझे बियॉन्ड स्टेज उन्होंने तो यहाँ तक, अब वो कह रहे हैं कि मैंने बड़ा गुस्से से बोला है नेतन्याहू को कि मत करो लेबनान पे हमला। वो तो फिर भी हमले करे जा रहे हैं। सीज फायर होता रहे, वो तो हमले करे जा रहा है। लेबनान इल्जाम लगा रहा है कि फिर इन्होंने बॉम्बिंग करी। तो मुझे शांति आती नहीं है थी। क्या कुछ नेतन्याहू के पास ट्रम्प का मसाला एप्स्टीन के तौर पर? हो सकता है, क्योंकि है ये जो क्या नाम था उस सज्जन का, एप्स्टीन जो थे, एप्स्टीन जो जेफरी था, एप्स्टीन। जेफरी एप्स्टीन, वो तो मोसाद का एजेंट था। तो फिर 2 and 2 दुनिया तो इकट्ठा कर रही है। अब असलियत क्या है वो तो वक्त ही बताए। भारत में सर बड़ी चर्चा ये हो रही है कि भाई पाकिस्तान अपने आप को एक विश्व गुरु के तौर पर प्रोजेक्ट कर रहा है, शांति दूत के तौर पर प्रोजेक्ट कर रहा है, और इसमें भारत कहीं ना कहीं पिछड़ता हुआ जा रहा है। हर कोई दुनिया भर की मीडिया, दुनिया भर के देश पाकिस्तान को लेकर बात कर रहे हैं, और जो सोशल मीडिया पर पोस्ट ट्रंप साहब कर रहे हैं वो भी टू ग्रेट जेंटलमैन मुनीर एंड शहबाज का जिक्र कर रहे हैं। भारत क्या पीछे रह गया है? कहीं कोई चूक हो गई है, या फिर एक ऐसी स्ट्रेटेजी है जो बाद में समझ में आएगी? और देखिए, कायदे से कायदे से स्ट्रक्चरली इंडिया वॉज वेल प्लेस्ड टू बी द मीडिएटर। हमारे अच्छे ताल्लुकात थे ईरान से, इजराइल से, गल्फ कंट्रीज से, और अमेरिका नाम का हमारा दोस्त है। 50% टैरिफ लगाया, अभी रूस से तेल नहीं लोगे, डिक्टाट आ गई है। नहीं, वो हटा दिया 1 महीने फिर से। लेटेस्ट है। अच्छा, लेटेस्ट ये है एक कि महीने एक फिर हटा महीने दिया। फिर हटाई, हाँ। क्योंकि किसी ने मानी नहीं थी। अपनी बेइज्जती कराने से अच्छा था कि बोल दो मैंने मैंने हाँ बोल दिया। यू नो, ये जो है, ये प्रॉब्लम काफी गहरी है। सॉरी, बट आप कुछ कह रहे थे। हाँ, मेरा सवाल यही है कि इंडिया का रोल कैसा रहा हाँ है अभी? मतलब लोगों में चर्चा है, और थोड़ी हाँ नाराजगी भी है, खफा भी है हाँ कि भाई हाँ कहाँ हम पिछड़ गए। पाकिस्तान आगे निकलता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर पाकिस्तान कहीं ना कहीं गलती से भी कामयाब हो जाता है, तो हाँ भारत और पाकिस्तान के संबंध आगे को लेकर, मतलब वैसे तो संबंध कैसे हैं हम तो जानते ही हैं, लेकिन विश्व बिरादरी पाकिस्तान के पीछे खड़ी हो जाएगी, और फिर पाकिस्तान के ऊपर कुछ करने के लिए भारत को 100 बार सोचना पड़ेगा। 100 बार तो सोचने की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन ये ज़रूर है कि उसने दुनिया में बड़ी इम्पोर्टेंस अपनी प्रोजेक्ट कर दी है कि मैं हूँ पीस मेकर, डील मेकर, ये वो। बट ऑल डिपेंड्स कि क्या रिजल्ट होता है 22 अप्रैल के पहले पहले। क्या बातचीत होती है, क्या सीज फायर एक्सटेंड होता है। सीज फायर एक्सटेंड होता है, बातचीत सफल हो जाती है, तो भाई उसकी वाह वाह है।
और एक्चुअली भारत में नाराजगी तो बहुत है, शेडन फ्रॉडे तो बहुत है, लेकिन एक्चुअली हमारा भी तो फायदा है, ठीक है, कि ये शख्स ने अपनी गर्दन स्टिक आउट करी है, क्योंकि इसमें चांसेस ऑफ बैकस्लाइड बहुत ज़्यादा है, जिसमें आत्मसम्मान को जो भी देश मध्यस्थता कर रहा है उसको ठेस पहुंचेगी, उसके रिश्ते ईरान से बाकी देशों से खराब हो सकते हैं। अब हमारी दुविधा ये है, हमारे बहुत अच्छे रिश्ते हैं इजराइल के साथ, हमारे बहुत अच्छे रिश्ते हैं यूएई के साथ, ठीक है, और कई गल्फ कंट्रीज के साथ। अब हमको साइड लेना मुश्किल पड़ रहा था, नहीं बिल्कुल मुश्किल पड़ रहा था, दुविधा थी कि भाई इसके साथ जाएंगे तो ये नाराज, उसके साथ जाएंगे तो ये नाराज, ये नाराज। शुरू से ही नॉन अलाइंड रहे हैं हम शुरू से ही तटस्थता इसमें बेस्ट पॉलिसी थी एक किस्म से। तो मेरे ख्याल सरकार ने ये सोच के कोई ऑब्वियस नहीं दिखाया है। अगर पाकिस्तान रिस्क ले सकता था तो हम भी ले सकते थे। देखा जाए कायदे से तो हमारे सबके साथ रिश्ते अच्छे हैं, नंबर एक। नंबर दो, हम ब्रिक्स के प्रेसिडेंट हैं, अध्यक्षता ब्रिक्स की इस साल हमारे पास नहीं, लेकिन सर उसको तो लेकर ईरान के प्रेसिडेंट ने एक तरह से मौका दिया था हमको कि भाई आप ब्रिक्स के प्रेसिडेंट हो तो आप इनिशिएटिव लो, कहिए कुछ ना कुछ। तो क्या वो हमने मौका चूक दिया था, गंवा दिया था? ऑब्वियसली आपने कुछ नहीं किया तो मतलब मौका तो गया। नहीं तो फिर क्या फायदा फिर ब्रिक्स के अध्यक्षता? कुछ करना पड़ेगा, बट ये टाइट रोप वॉक कर रहे हैं। देखिए मेरा अंदाज ये है, कहाँ तक सच है कहाँ तक गलत है ये तो एक वक्त ही बताएगा। और दूसरा, ये जो एक तबका है भारत में जिसकी सोच ये है कि साहब अमेरिका उभरती हुई विश्व शक्ति है, अमेरिका का पलड़ा भारी हो गया है या होने वाला है, रूस एज अ देश इसकी ताकत डाउन जा रही, चीन की ताकत भी अमेरिका कम करे जा रहा है। तो हमको जो है उड़ती सूरज को सलाम करना चाहिए, हम अमेरिका के पांव पकड़ लेने चाहिए। अमेरिका हमको डील देगा, अमेरिका हमको टेक्नोलॉजी देगा। अभी तक क्या दिया? टैरिफ दिया, टैरिफ दिए 50%। रूस से तेल बंद कराया, बार बार बंद करता है, फिर जब पता चल दिखता है कि साहब लोग इतने डेस्परेट हैं कि मैं मना करूं या ना करूं कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो तो खरीदे जाएंगे। खरीदे तो फिर अपनी इज्जत बचाने के लिए बोलता था कि मैंने परमिशन 1 महीने की और दे दी, 1 महीने की और दे दी। क्या सारी दुनिया आपकी गुलाम है? क्या आप गुलाम बन के रहना चाहेंगे? क्या कभी नहीं। यू आर अ ग्रेट पावर यार, यू आर अ न्यूक्लियर पावर, स्पेस पावर, मिलिट्री पावर, 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी इन द वर्ल्ड, जो कि अब स्लिप हो गई है बिकॉज ऑफ दिस स्टूपिड वॉर जो कि डोनाल्ड ट्रंप और बीबी नेतन्याहू ने शुरू कर। 5th नंबर पर आ गए, हम 5th नंबर पे आ गए। सो ये हमका सबसे ज्यादा नुकसान हमारा किया है डोनाल्ड ट्रंप ने इस वॉर को शुरू करके, और इजराइल ने जो कि हमारा दोस्त है कि वो लड़ाई जा रहा है। ठीक है साहब, आपका अंदाज था 48 घंटे में खत्म कर दोगे, जब नहीं हुआ तो आपको भी दिख गया है कि मैं गलत था, मेरा पूरा अंदाज गलत था, मिलिट्री एस्टिमेट ईरान का गलत था, सरासर गलत था। 48 घंटे के बजाय 48 दिन तो वो लड़ गया है, और अभी भी मुझे तो इस लड़ाई का अंत नहीं दिख रहा। अच्छा, मुझे अंत नहीं दिख रहा। भगवान अगर इनको सम्मति दे दें और ये अपना ड्रामे बंद करें डोनाल्ड ट्रंप, तो अभी भी शांति आ सकती है, जो कि दुनिया को चाहिए। तेरे को चाहिए या नहीं चाहिए, इसको भी चाहिए, क्योंकि पॉलिटिकल रिपब्लिकन पार्टी को क्या बोलूंगे, अभी रिपब्लिकन पार्टी को बोलना चाहता है देखो मैं जीत गया, और इस जीत में ये पूरा पासा पलट सकता है। आप जीत का ड्रामा करो जबकि आप कोई जीते नहीं हो, ये ड्रॉ हो गया है साहब। जितना आपने मारा है उतना उसने भी मार दिया। ठीक है, एक कॉन्टिनेंटल यूनाइटेड स्टेट की किस्मत अच्छी है कि रेंज के बाहर अभी तक, ठीक है। उसने गल्फ में तो तबाही मचा दी है, उसने इजराइल में तो तबाही मचा दी है, ठीक है, और दुनिया के पूरे वैश्विक जो कि इकोनॉमी है उसको ऐसी चोट पहुंची है जो कि आज तक इतनी बड़ी ऑयल शॉक नहीं लगी है। 1973 में भी इतनी बड़ी ऑयल शॉक नहीं। सर आप कह रहे हैं कि दुनिया का कोई देश नहीं चाहता युद्ध अभी हो, इजराइल भी चाहता तो अंदर से यही है क्योंकि उसको भी नुकसान हुआ है, लेकिन ऊपर से नहीं बोलेगा। लेकिन दो देश सर, चीन और रूस,
रूस वो जिसने एक तरह से कहें कि लॉजिस्टिक सपोर्ट दिया है, दावा किया जा रहा है ईरान को, और रशिया ने अपने सैटेलाइट दे दी यहाँ लोकेशन पता करने के लिए, भैया यहाँ पर इनका मसाला रखा हुआ है, यहाँ पर आप जाइए और तबाही मचा दीजिए, है ना। तो फिर ये जितना ज्यादा कमजोर अमेरिका होगा, जितनी लंबी वॉर ये खिंचेगी, तो रूस और चीन के लिए फायदेमंद है। बिल्कुल फायदेमंद, हर कोने से फायदेमंद है। ठीक है साहब, तो वो भी नहीं चाहेंगे रुके, वो भी ईरान को पूरी से पुश करेंगे। रूस का फायदा हो रहा है, रूस के तेल की बिक्री हो रही है, जो कुछ इकोनॉमिक सैंक्शन आपने लगाए थे खत्म, खल्लास। रूस के ऊपर जो भी सैंक्शन लगाए थे उसने तो बिलियंस ऑफ डॉलर बना लिए अपनी लड़ाई लड़ने के लिए। ठीक है, तो सबसे ज्यादा फायदा रूस का हुआ है। और चीन को प्रॉब्लम है क्योंकि वो चीन का तेल रोक रहे हैं, उसको एंटिसिपेशन थी इस प्रॉब्लम की, और उसने साहब वो जो घोस्ट फ्लीट वगैरह है उससे तेल ईरान का ले लेकर उसने अपना 1.5 बिलियन बैरल्स का स्ट्रेटेजिक स्टॉकपाइल बना दिया। यानी इस वक्त जापान छटपटा रहे हैं, यूके छटपटा रहे हैं, पूरे यूरोप में 6 दिन का वो रह गया है एविएशन फ्यूल, हाथ पैर मार रही है दुनिया। और तभी रूस की वो अमेरिका की तरफ उन्होंने टैंकर भेजे हैं कि भैया भर दो और हमारी जान बख्शो। लेकिन चीन ने ये सब एंटिसिपेट किया था। दाद देनी चाहिए चीन की स्ट्रेटेजिक प्लानिंग को, एंटिसिपेट किया और अपना अच्छा खासा स्ट्रेटेजिक, सबसे बड़ा 6 महीने का स्ट्रेटेजिक रिजर्व इसके पास इस वक्त चीन के पास है। लेकिन बियॉन्ड अ पॉइंट इन टाइम उसको भी आगे कुछ करना पड़ेगा। तो उसने पहले से पाइपलाइन बनानी शुरू कर दी थी रूस और चीन के बीच में, और वो पाइपलाइन अजरबैजान, 2 पाइपलाइन है वैसे, एक दूसरी भी है, उसने बनानी शुरू कर दी है। ठीक है, और वो कंप्लीशन जल्दी जल्दी कराएगा, बिकॉज ये ड्रामा देख के जो तेल इसका कम हुआ है वो रूस से ले लेगा, क्योंकि स्ट्रक्चरली अब ईरान भी अपना तेल एक्सपोर्ट नहीं कर पाएगा घर के अंदर ही। इन्होंने क्योंकि वो पारस फील्ड पे जो अटैक किया है उससे काफी नुकसान हुआ है, एक्सपोर्ट इसको समय लगेगा, कम करना पड़ेगा और अंदरूनी कंसोलिडेशन करनी पड़ेगी ईरान को, अपने लोगों को लुक आफ्टर करना पड़ेगा, अपनी इंडस्ट्रीज को जिंदा रखना पड़ेगा। 12 साल लगेंगे उसको भी रिकवर करते करते। ये तो जरूर हासिल किया है इन लोगों ने, क्योंकि चोट पहुंचाई है ईरान को, इस दर्जे की चोट कि ईरान सीजेस टू बी अ नेशन स्टेट। बुलशिट, कुछ नहीं हुआ। ठीक है, इस दर्जे तक कि वहां रिजीम की बदली हो जाए और एक अमेरिकन प्लायबल, अमेरिका का चमचा जो इसने पाल रखा है वहां लॉस एंजलिस में या कहाँ, शाह का बेटा, जिसे कोई दुनिया रेजा पहलवी है कि वो नाटकबाज को ये यहाँ लाएंगे, वो तो कुछ हुआ नहीं। ठीक है साहब, उसकी हिम्मत ही नहीं आने की, उसकी हिम्मत दिखा दे वो आके, वहां लोग उसके अस्थि पंजर खोल देंगे। ठीक है, ईरानियन गार्ड बैठा है, ईरान की फौज बैठी है, वो पसीज बैठे हैं, बासजी बैठे हैं, वो इसके चीथड़े उड़ा देंगे। तो ये तो पहुंच नहीं सकता। तो अब देखिए बात ऐसी है कि हम दुआ करेंगे, टू कंक्लूड, हम दुआ करेंगे कि सन्मति दे भगवान, ये इस शख्स को सन्मति दे, इसकी जो सनकीपना पागलपने ने दुनिया को इकोनॉमिक तबाही के मुहाने पर खड़ा कर दिया है। अभी भी रुक सकता है, डैमेज बहुत हुआ है, और आप आज भी रोक दो तो कम से कम 2-3 क्या 4-5 साल लगेंगे। रास की रिफाइनरी, रास लफान की रिफाइनरी है जो कि यूएई में है, कतर में सॉरी, जो है जहां से हमारा 45% गैस आती थी, वो तो 4-5 साल नहीं आएगा ऑनलाइन। नुकसान तो आप दुनिया का ऐसे किया है कि 4-5 साल भरपाई के लगेंगे। इकोनॉमिक मंदी आ सकती है, डिप्रेशन आ सकती है, बिगर देन द 1928 ग्रेट डिप्रेशन बिफोर वर्ल्ड वॉर 2। उससे बड़ी डिप्रेशन इकोनॉमिस्ट फोरकास्ट कर रहे हैं। इस डिस्टरबेंस के खत्म होने के बाद क्या वर्ल्ड का सिनेरियो पूरी तरह से चेंज हो जाएगा, और क्या नेटो आपको लगता है कि टूट जाएगा, इसका कोई वजूद नहीं रहेगा? नेटो को तो इन्होंने ऑलरेडी खत्म कर दिया है। वो बिल क्लिंटन का जरा आप कल देखें पॉडकास्ट, कहता है कि सबसे बड़ी तबाही जो डोनाल्ड ट्रंप ने करी है
वो नेटो सबसे सक्सेसफुल अलायंस थी, इसने नेटो को तबाह कर नहीं दिया। लेकिन सर कैसे सक्सेसफुल, जब मुश्किल की घड़ी में आपके साथ नहीं आया कोई, तो फिर क्या बनाएगा? मुश्किल की घड़ी किसने पैदा करी? तो आपने पूछा था उनसे? नहीं, मुश्किल की घड़ी में साथ नहीं आया। डिड यू आस्क देम बिफोर स्टार्टिंग दिस वॉर? अपने दोस्तों को बता के की जाती है कि भैया है, तुम भी तैयार रहो, ये है मेरा क्या जब फंसे तब ज्यादा ही वो लड़ाई के पहले कर दिया जाता है। इनने कहा ये चमचे आएंगे, इसने इतनी इंसल्ट करी है। स्कूल मास्टर जैसे वो सारे प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर अपनी क्लास लगा दी। अरे साहब, कोई तरतीब, कोई तरीका होता है? अपने ऑफिस में बैठ गया अपनी कुर्सी पे, जैसे क्लास लगाते हैं, इतना ह्यूमिलिएट किया है कि कोई हद होती है बर्दाश्त की। वहां के लोगों ने भी बोला तू जा भाड़ में यार। जितना इसने नुकसान किया, देखिए स्ट्रक्चरली विच वॉज द चीपेस्ट ऑयल एंड गैस फॉर यूरोप? रूस की, जियोग्राफिकली क्लोजेस्ट। ट्रांसपोर्टेशन ये इसने बंद कराई। बाइडन ने वो उड़ा दी पाइपलाइन नॉर्ड स्ट्रीम कि मतलब ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी, इनको मेरे से गैस खरीदनी पड़ेगी। अब ये भी अपना हित हर कोई सोचता है कि भाई मेरे को 5 गुना ज्यादा लगेगी, मेरी तो जो इकोनॉमी मंदी आ रही है वो तबाही पे आ जाएगी। उन्होंने गल्फ से खरीदना शुरू किया, तो गल्फ में लड़ाई कर दी बगैर इनसे पूछे। और फिर बोला तुम आ नहीं रहे हो, तुम आ नहीं रहे हो। दोनों बार तुमने हमसे पूछा था? नहीं। और आप मतलब अपने हमको अपने बाप का नौकर समझ लिया है। मैं चुटकी बजाऊंगा इधर, चुटकी बजाऊंगा उधर, नाचो। मैं बोलूंगा जंप तो आप बोलेंगे हाउ हाई सर, कितना ऊंचा जंप करूं। तो इज्जत आबरू हर देश की होती है भाई। अब वो भी पुराने देश हैं, काफी सदियों पुराने देश हैं। अब उन्होंने भी बोल दिया है जा भाड़ में। पर ट्रम्प तो कह रहे हैं मुझे क्यूबा के लोग पुकार रहे हैं, 50-70 सालों का इंतजार है, मैं पूरा करूंगा उनका। अब अगला टारगेट क्यूबा है, ग्रीनलैंड है, क्या होगा? अगला टारगेट क्यूबा है। वहां पे साइबर अटैक हो चुका है, वहां पे ब्लॉकेड करने की इसने कोशिश कर दी थी अभी से। और आप लिख के ले लीजिए, जिस दिन ईरान की लड़ाई हो जाएगी, ये पागल इंसान स्टार्क रेविंग मैड ये क्यूबा के ऊपर चढ़ जाएगा, वहां ड्रामे शुरू कर देगा, या ग्रीनलैंड के ऊपर, ताकि एप्स्टीन की फाइलें ऊपर ना आए। कम से कम इन 4 साल जब तक वो राष्ट्रपति। अब जो 3 साल रह गए राष्ट्रपति के, वो कोई ना कोई ड्रामा डिस्ट्रैक्शन करता रहेगा। बात अब ये रही कि कब तक अमेरिका के लोग इसको सहेंगे। सारा दारोमदार अमेरिका की आवाम के ऊपर है। एक 25th अमेंडमेंट भी है अमेरिका की कॉन्स्टिट्यूशन में, जिसके तहत अगर एक सर्विंग प्रेसिडेंट पागल हो जाए, अच्छा, मानसिक संतुलन खो बैठे, तो आप उसको हटा सकते। उसका चेकअप कौन करवाएगा, कौन करेगा उसका चेकअप? ये अमेरिका के लोगों के हाथ में है। नहीं, कौन हिम्मत करे को बोलते ना कि बिल्ली के गले में घंटी कौन डाले। तो वही तो बात है। तो वो अब वो देखना है, वान साहब को देखना है। ये उसका करियर डिस्ट्रॉय कर रहे हैं। ये जो है डोनाल्ड ट्रम्प साहब अपने सेक्रेटरी मार्को रूबियो का करियर डिस्ट्रॉय कर रहे हैं, क्योंकि दोनों ने बड़ी अच्छी एडवाइस दी थी, मत करो यार, मत करो, ये ईरान इजराइल की लड़ाई है, उनको लड़ना। आप क्यों कूद रहे हो नाहक बीच में? अपनी लड़ाई, अमेरिका की लड़ाई क्यों बना रहे हो? हमको तो कोई इमिनेंट थ्रेट नहीं है ना। वो थ्रेट इजराइल बोल रहा है कि 25 साल से कि 6 महीने में बॉम्ब आ रहा है, 6 महीने में बॉम्ब आ रहा है, 6 महीने गिनते गिनते 25 साल तो हो गए ना साहब, कि 6 महीने में बॉम्ब आ रहा है। और चढ़ बैठा है वो। किसी ने इजराइल की आलोचना नहीं करी, सबने सपोर्ट दिया जब वो हमास के ऊपर टूट पड़ा। 1.5 लाख फिलिस्तीनी मार डाले, ठीक है साहब। फिर हिजबुल्लाह पे टूट पड़ा, वहाँ भी तकरीबन आपने हजारों की संख्या में मारे हैं लेबनीज लोग, ठीक है। हमास की आपने ऐसी तैसी कर दी, हूती पे बहुत नुकसान किया। फिर आप ईरान पे चढ़ गए पिछले साल 12 दिन की लड़ाई लड़ी है ना। हाँ, 12 जून को शुरू हुई। 12 जून के महीने में 12 दिन की लड़ाई लड़ी। ऑपरेशन अब यार बख्श दो, आप कब तक लड़ाई लड़ते जाओगे ना यार? ये तो परपेचुअल वॉर है ना, आज ये कल वो, कल ये नहीं। वो कह रहे हैं कि मुझे ईरान को मैं पैसे दे दूंगा, अपना यूरेनियम मेरे को दे दो, जो धूल मिट्टी बची हुई है वो मैं लेके चला जाऊंगा। आपको लग रहा है ईरान यूरेनियम दे देगा? रूस ने भी ऑफर दिया है कि रूस तो एक न्यूट्रल हो जाएगा, लेकिन अमेरिका को क्यों दे?
वो तो मतलब सरेंडर की पैसे terms देगा दे ना, वो रहा कह रहा है पैसे दूंगा मैं। पैसे दिए कहाँ हैं अभी तक? इनके तो 8.3 अरब डॉलर उधार हड़प करके रखे हैं, जो हाँ, इनके पैसे थे ईरान के, इनकी बैंकों में और गल्फ की बैंकों में। आफ्टर सैंक्शंस ये ब्लॉक कर दिया, सब ब्लॉक कर दिया सारा पैसा। 8.3 अरब डॉलर वो तो दे नहीं रहा, आज तक एक नया पैसा नहीं दिया है। और ये ऐसा इंसान है कि बोल के रिलीज कर सकता है। ईरान क्या अमेरिका को तो लगता नहीं कि कतई भी वो अपना यूरेनियम सौंपेगा? क्या आपको लग रहा है कि न्यूट्रल रशिया या चाइना जैसी कंट्री को आईएए की निगरानी में वो दे देगा? देखिए, अटकलें आई थी कि जब फरवरी 28 के पहले ये नेगोशिएट कर रहे थे, ईरान एग्री कर गया था कि मैं दूंगा, कि मैं दे दूंगा साहब, मैं रूस को दे दूंगा अपना ये सारा एनरिच्ड वो कतर में कह भी दिया गया था। वो तो फिर भी आपने बॉम्बिंग करी है। नहीं तो फिर वो बताइए ना, वो तो कोई मुद्दा नहीं था ना। असली मुद्दा तो आप ईरान को खत्म करना चाहते थे, नहीं कर पाए। रिजीम चेंज करना चाहते थे, नहीं कर। तो अब अपनी इज्जत बताने के लिए मैं तो न्यूक्लियर के ऊपर कर रहा हूं, क्योंकि पता है कि वो एग्रीमेंट तो पहले हो ही चुका था। लेकिन अब साहब ईरान को भी ये देखना है कि उसको अपनी आवाम को फेस करना है ना। तुम लड़े किस लिए? उसकी भी तो इज्जत आबरू है, उसको भी तो जवाबदेही देनी है ईरान की जनता को, जो कि आक्रोश में भरी। और ईरान का IRGC कह रहा साहब हम तो लड़ने को तैयार है, लड़ाओ इनको अच्छी तरह से 5-6 महीने, हमारी बर्बादी तो तय है, हो ही चुकी है। अब रह क्या गया? अब रह क्या गया? कुछ नहीं बचा, कुछ नहीं बचा। तो ठीक है, सम्मान बचा है, उसके लिए लड़ेंगे। इसको बोलते हैं द स्ट्रक्चरल ट्रैप सिंड्रोम, कि आप उसको लाइफ एंड डेथ ट्रैप में ले आए। करता क्या ना मरता, तो जब वो कहता मरना है ही तो यार इनको मार के मरे, इनको मार के मरे। ये फिलॉसफी आप ईरान में ऊपर ला रहे हैं पीस टॉक के ड्रामे के साथ। अब इट इज अ टॉस अप कि ये पीस टॉक 2 बार पहले तोड़ चुके हैं, अपनी अल्फाज देके कि बातचीत करें, बातचीत के बीच हमले किए हैं। तीसरी बार भी ये पैटर्न फॉलो कर दे तो मुझे तो कोई हैरानी नहीं होगी एज अ मिलिट्री ऑब्जर्वर। जिसे ने बोला दुआ हम सब कर रहे हैं कि इसको सन्मति मिले, ये लड़ाई खत्म करे। अगर तीसरी बार फिर से लड़ाई हो जाती है तो क्या आपको लगता है कि न्यूक का इस्तेमाल, परमाणु बम का इस्तेमाल अमेरिका करेगा खींच में और ट्रंप ऐसा फैसला दे देंगे? नहीं, परमाणु बम का इस्तेमाल ये तो बहुत पहले कर दिए होते। अगर ये जापान जैसे सोल न्यूक्लियर पावर थे वर्ल्ड वॉर 2 में, इस वक्त 9 देशों के पास न्यूक्लियर हथियार हैं, शामिल रूस, शामिल चीन। और रूस के पास 6000 वॉरहेड हैं, आपके पास 5000। ठीक है। अरे सर, रूस और चीन जब अभी बीच में नहीं आ रहे, पीछे से लड़ रहे हैं, तो फिर कैसे आपको लग रहा है कि आ जाएंगे वो? देखिए, रूस और चीन की रेड लाइन है कि हम ईरान को तबाह नहीं होने देंगे। हाँ। कि एज अ देश ये मिटा दे। तो उनकी भी तो कन्नी कटती है पूरी दुनिया के सामने कि तुमने किया क्या, सिवाय ऐसे ऐसे करने के। किस वर्ग की और मैं दे रहा हूं संकेत, लेकिन उनकी भी तो अभी इज्जत आबरू अटकी है। और ये जो ब्लॉकेड लगाया है, इसमें बहुत पोटेंशियल है चीन के साथ झड़प की। आप एक जहाज बोर्ड कर दो या एक जहाज को रोक लो या इंपाउंड कर दो, फिर देखो तमाशा। चीन ने भी अपने जहाज वहां पे भेज दिए हैं, ठीक है। मिलिट्री 2 डिस्ट्रॉयर्स आ गए हैं अच्छे खासे, एक वो आया है। बट मैं नहीं समझता चीन इधर लड़ेगा। बेस्ट स्ट्रेटजी चीन की है वो लड़े ताइवान के ऊपर चढ़ जाए, इसका फायदा उठा के ताइवान पे चढ़ जाए, साउथ चाइना सी पे चढ़ जाए, और मजबूर करे इनको एक और थिएटर में आके लड़ने का। 3 थिएटर में लड़ो। यूक्रेन में भी हथियार भेज रहे हो, यहाँ भी हथियार भेज रहे हो, यहाँ खुद लड़ रहे हो, हथियारों का जम के एक्सपेंडिचर हो रहा है। और फिर जाके अब तीसरी लड़ाई वो शुरू कर दे तो फिर तो आप तो गए, अमेरिका तो गया। तो आपका ये कहना हुआ कि न्यूक का इस्तेमाल अमेरिका नहीं करेगा क्योंकि आज की तारीख में उसे डर है कि ऐसा उसने कर दिया और भी तो है, तो फिर औरों के पास भी है, औरों के पास भी है, फिर खुली वॉर हो जाएगी। और जिस दिन आप ये करेंगे, एनरिच यूरेनियम अभी तक सब ईरान के पास है, वो डर्टी बॉम्ब बना दे और 12-13 इजराइल में ठोक दे अपने मिसाइल्स के साथ,
गल्फ देशों में ठोक दे, फिर देखो। थोड़ा डर्टी बम को हम चाहेंगे हमारे व्यूअर्स के लिए एक्सप्लेन करें। 90% अगर आप एनरिच कर देते हैं तो पूर्ण तरह से आप न्यूक्लियर बॉम्ब बना सकते हैं। अभी 60% से ज्यादा बना चुके हैं, तो डर्टी बॉम्ब आप बना सकते रेडियो एक्टिव है भाई। हैं। हाँ, आप उसको नॉर्मल एक्सप्लोजिव में मिक्स कर दो और वो बॉम्ब फोड़ दो तो सब जगह रेडियोधर्मी अच्छा। रेडियो एक्टिविटी फैल जाएगी, वो पूरा इलाके में रेडियो एक्टिविटी फैल जाएगी। तो वो कितना, मतलब वो कितना असर डाल सकता है? एज बैड एज ऑलमोस्ट की ब्लास्ट उतनी पावरफुल नहीं है जितना न्यूक्लियर बॉम्ब की होती है। हाँ। लेकिन न्यूक्लियर बॉम्ब का जो वर्स्ट जो चीज होती है वो रेडियो एक्टिविटी फैल हाँ। जाती है, ठीक है ना, रेडिएशन फैल जाती है, कैंसर होते हैं, कई ये सालों तक होता है, इसका कई असर साल। रहता है। आपको पता है हिरोशिमा नागासाकी में क्या हुआ, अभी भी कैंसर से जूझ रही है दुनिया, डिसफिगर्ड बेबीज पैदा होते हैं, वो सब हो जाएगा। वो तो वो कर ही सकता है, वो तो अभी उसकी उसकी ये है। कैपेसिटी है। और जो डेस्परेट जो एक्शन मैं बोल रहा था, एक बंद करेगा बाबल मंदेर, दूसरा वो जो है न्यूक्लियर टेस्ट कर सकता है। डेस्परेट एक्ट, लास्ट डेस्परेट एक्ट, न्यूक्लियर टेस्ट करके अब साहब मैं तेल अवीव ठोक दूंगा, करो तुम जरा। इन अ नियर फ्यूचर, वेरी सून। क्यों नहीं कर सकता है भाई? 60% से 90% लाना हफ्ते का काम, हाँ, हफ्ते का काम बस। बस। और अगर उसकी मदद कर दे नॉर्थ कोरिया, फिर और वो मिसाइल भी दे दे अमेरिका तक पहुंचने के लिए, फिर आईसीबीएम। आईसीबीएम, फिर मतलब आप दुनिया को नीडलेसली इज्जत आबरू का सवाल बना के पुश कर रहे हो कि जहां आपको इंडिकेशन दी तुम्हारे चमचे ने, आसिम मुनीर ने, कि साहब बातचीत को राजी हैं, मान गए, मना लिया मैंने, चार्ली बना दिया इनका, ठीक है, तो अब आपने कहा कि मैं जीत गया, मैं जीत गया, ड्रामा शुरू कर दिया है। ड्रामा कर रहे हैं अपनी इलेक्टोरेट के लिए कि मैंने ईरान को पीट दिया, देखो वो आत्मसमर्पण कर रहा है। तो मेरे तो लग रहा है कि जो ये ड्रामा कर रहे हैं, सबसे बड़ा ड्रामा होगा कि अगर ये डील करने गए ईरान में, क्या कहते हैं, पाकिस्तान में, और ईरान वॉकआउट कर दे, फिर देखो दुनिया के सामने क्या जगहजाई होगी। वो तो पिछली पहली जो टॉक्स होनी थी राउंड की, उसमें एक असमंजस की स्थिति थी, सस्पेंस था कि ईरान का डेलीगेशन आएगा कि नहीं आएगा। उधर हवा में जेडी वैंस रवाना हो चुके हैं और पता नहीं चला कि भाई ड्रामा फिर हो सकता है, क्योंकि जिस तरह से आप दुनिया का बेवकूफ बनाने की कोशिश कर रहे हो, जो आपके साथ बातचीत करे आप उसे कमजोरी का लक्षण समझ रहे हो कि मैं तो इसको दिखाऊंगा कि इसने आत्मसमर्पण किया। तो क्यों करे भाई? वो लड़ा किस लिए था इतना? 48 दिन क्यों लड़ा? आत्मसमर्पण करने के लिए? नहीं लड़ेगा वो भी फिर लड़ जाएगा, आपको कुछ ना कुछ आप उससे बेवकूफी का काम कराएंगे। तो जैसे मैं कह रहा हूं, टू कंक्लूड, काफी लंबी डिस्कशन हो गई, लेकिन टू कंक्लूड, सारी दुनिया दुआ कर रही है कि हे भगवान डोनाल्ड ट्रंप को सन्मति दे ताकि वो खत्म करें ये तमाशा जो उन्होंने शुरू किया, बेवजह की बर्बादी दुनिया पे ना लाए। ठीक है, लेकिन अगर जैसे उनके शेनैनिगन्स चलते रहे तो फिर साहब ऑल बेट्स आर ऑफ। और ये आदमी टोटली अनरिलायबल है, अनट्रस्टवर्दी है, इसके शब्दों का कोई, वो बोलते ना, कोई गरिमा होती है कि भाई प्राण जाई बरु वचन न जाई वगैरह, वो लोग अलग, इसके तो शब्दों का कोई भरोसा नहीं। और इसके लिए वी कैन ओनली कीप आवर फिंगर्स क्रॉस्ड। ये देखिए मैं फिंगर क्रॉस कर रहा हूँ कि भाई शांति हो। मैं भी मैं भी ये चाहता हूँ कि दुनिया में शांति हो। लेकिन ईरान और अमेरिका से इतर एक लास्ट में मैं ये क्वेश्चन आपसे समझना चाहूंगा, हमारे व्यूअर्स भी ये जानना चाहेंगे कि इस युद्ध से जो भी टैक्टिक्स रही ईरान की, जिन ड्रोन्स का, मिसाइल्स का इस्तेमाल हुआ, जिस तरह से आपने एयर डिफेंस सिस्टम का इस्तेमाल किया, या आपने पानी में एक दूसरे को भगाया, या आपने वॉरशिप उतारी, भारत के लिए आज की तारीख में इससे क्या टेक अवेज हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव? क्या तैयारी भारत की मजबूत है, किस तरह की है? बहुत जी, सबसे पहले ये है अपने ब्रह्मोस मिसाइल्स का जखीरा बढ़ाओ, अपने बैलिस्टिक मिसाइल्स का जखीरा बढ़ाओ, हाइपरसोनिक मिसाइल बहुत ज़रूरी हैं, उनका कोई तोड़ नहीं है, कोई काट नहीं है। फिर अपना एयर डिफेंस बढ़ाओ। ईरान की सबसे बड़ी कमजोरी थी एयर डिफेंस।
S-300 बिल्कुल नाकामयाब रहे हैं। वो पुराने जनरेशन के हैं, उनको इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर से जैम कर पाए, सप्रेस कर पाए अमेरिका और इजराइल, और फ्री रन मिल गया। बाद में इन्होंने शोल्डर फायर्ड मिसाइल दिए, चीन ने, रूस ने, तो उनसे फ़र्क पड़ा है। तो रूस के अगर S-400 वहाँ पे आ गए तो वो एक तोड़ ईरान के लिए बहुत ज़बरदस्त हो जाएगा, ठीक है, और उसको ले लेना चाहिए था। मुझे समझ नहीं आई क्यों। एक और चीज़ थी कि जो मैं बताना भूल गया आपको, 2 साल पहले रूस ने एक ट्रीटी ऑफर करी थी ईरान को, ठीक जैसे उसने नॉर्थ कोरिया के साथ किए, और अगर वो हो गई होती आज पूरा मकसद ही कुछ और होता। अच्छा, क्या था उसमें सर? उसमें ये था कि हम जैसे कि नॉर्थ कोरिया के बचाव में आएंगे, हम अच्छा। आपके बचाव में आएंगे, हम हर हथियार देंगे। तो ईरान ने मना कर दिया, ओके। क्योंकि वो चाहते थे कि बिल्कुल कट ना जाए अमेरिका से, कोई स्कोप ओपन रखें, क्योंकि अमेरिका की दुश्मनी भी खतरनाक है, खतरनाक तो है, लेकिन जैसे कि हेनरी किसिंजर ने कहा था, अमेरिका की दुश्मनी खतरनाक है, लेकिन उसका दोस्त होना फेटल है। फेटल है, ये हमको समझना तो पड़ेगा। ड्रोन्स वगैरह पर भी भारत को और ज्यादा आगे काम ड्रोन्स पे तो भारत ऑलरेडी काम कर रहा है, बहुत अच्छा काम चल रहा है, लेकिन हमको संख्या बढ़ानी पड़ेगी। अभी हम हजारों में कर रहे हैं, हमको लाखों में जाना पड़ेगा। सिंपल वॉर विनिंग फैक्टर ड्रोन है। आज की तारीख में यूक्रेन ने दर्शा दिया, कोई शक था तो ईरान ने भी दर्शा दिया। सो आर मिसाइल्स एंड आर ड्रोन कैपेबिलिटी को बढ़ाइए। आपकी एयरफोर्स 28 स्क्वाड्रन पे आ गई है, 42 पाकिस्तान की बराबरी करनी। 24-25 उसकी है। आपको जल्द से जल्द रफाल लाने पड़ेंगे, Su-57 लाने पड़ेंगे। ये जो मरी चाल, जो हम कछुए की चाल चल रहे हैं, वो थोड़ा तेज करनी पड़ेगी जरूर। जीडी बख्शी सर, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। नवभारत टाइम्स के साथ आप जुड़े, इतना कीमती वक्त दिया और इतनी बारीकी से पूरे ईरान, यूएस और इजराइल की वॉर का एनालाइज किया, और ये दुआ भी की, और हम सभी ये दुआ करते हैं कि भगवान, ईश्वर, गॉड, अल्लाह सद्बुद्धि दे डोनाल्ड ट्रंप को, सद्बुद्धि दे हर उस इंसान को जो हिंसा के जरिए किसी भी समस्या का समाधान ढूंढना चाहता है। फिलहाल आपको ये पॉडकास्ट कैसा लगा? जय भारत, जय हिंद। जय हिंद सर, जय हिंद।